हाँ, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम अपन ने देखा। अब देखो बेटा थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। अब इसमें आता है बेटा भिन्न भिन्न श्रेणियां, है ना, भिन्न भिन्न श्रेणियां। ठीक है, अपन ने कुछ ऊर्जा याद कर ली, क्या 1 से 2 10.2, 1 से 3 12.1, 1 से 4 12.75, ये 3 ऊर्जा याद रखना बेटा। अभी मैं बताऊंगा इसको, है ना। फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाता है ना, द्वैत प्रकृति के साथ क्वेश्चन, अभी बताऊंगा कैसा। अभी जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना अपन तब देखते हैं। ये देखो, अब देखो बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न श्रेणियां है ना। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में भिन्न, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न श्रेणियां है ना। स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न श्रेणियां, में भिन्न भिन्न श्रेणियां। ठीक है, तो देखो पहला लाइमैन श्रेणी, क्या है लाइमैन श्रेणी। ठीक है, लाइमैन श्रेणी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में कूदेगा, है ना। अब देखो जब उच्च ऊर्जा तलों से निम्न, पहले देखो एक सूत्र बताता हूं, उच्च ऊर्जा तलों से निम्न में इलेक्ट्रॉन कूदता है ना, तो कितनी ऊर्जा का फोटोन निकलता है, तो मैं बोल दूं ऊर्जा बराबर ए उत्सर्जित ऊर्जा, जब उच्च ऊर्जा तलों से, है ना, इलेक्ट्रॉन कूदता है तो -13.6 ये हो गई ऊर्जा अंतर। देखो इधर देख, एक बात पहले देख लेते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से कूदता है तो मैं बोल दूं nवीं कक्षा में ऊर्जा हो जाएगी ये, निम्न ऊर्जा तल में ऊर्जा कम होती है, ऊपर वाली में ज्यादा होती है। तो ऊपर वाली में देखो ये n फाइनल का स्क्वायर, है ना, माइनस ये ज्यादा ऊर्जा माइनस कम ऊर्जा, है ना, -13.6 अपॉन n प्रारंभिक का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन कूदा n फाइनल से n प्रारंभिक में, तो उच्च ऊर्जा तल की ऊर्जा ज्यादा होगी, नीचे वाली की कम होगी, तभी तो इतनी ऊर्जा का फोटो निकलेगा डेली। समझ में आ गई। अब ये देखो ये कितना जाएगा, तो यहाँ से 13.6 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस तो 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर हो गया। ये देखो n फाइनल स्क्वायर, सॉरी n इनिशियल, ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पहले लिख दिया, ये इतना, ये hc बटा लैम्डा, ये hc बटा लैम्डा, ये फोटोन की ऊर्जा hc बटा लैम्डा। तो यहाँ से 1/λ, इसको बोलते हैं तरंग संख्या, तरंग संख्या। तो उत्सर्जित फोटोन, तो जब n फाइनल से n इनिशियल, तो इलेक्ट्रॉन जब n फाइनल से n इनिशियल में कूदता है तो इतनी ऊर्जा, इतना ऊर्जा अंतर के बराबर का फोटोन निकलता है। तो इससे तरंग संख्या 1/λ बराबर कितनी आ गई, 13.6 अपॉन hc, है ना, इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये और ये आता है रिडबर्ग नियतांक। तो ये तरंग संख्या बराबर, तो तरंग संख्या का सूत्र बन गया, ये हो गया बेटा रिडबर्ग नियतांक। तो यहां से आ जाएगा तरंग संख्या, तरंग संख्या 1/λ बराबर r रिडबर्ग नियतांक 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये तो यहां से r का मान हो जाएगा r बराबर होता है बेटा 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सही बात है, मात्रक तो पता पड़ रहा है, मीटर इनवर्स होगा तभी तो लैम्डा बराबर मीटर में आएगा। ये 10⁻⁷, ध्यान, लगभग 10⁻⁷, 8.09 के करीब होता है, 1.09, है ना, 1 समथिंग जो भी है, तो 10⁻⁷ के करीब है ना, लगभग 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये होता है रिडबर्ग नियतांक, है ना। जहां r क्या है, जहां r रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान, है ना, जिसका मान r लगभग 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। समझ गए। ये तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तरंग संख्या, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, तरंग संख्या ध्यान देना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, है ना, ये देखो, ये पहले वो लिखना, उसके बाद ये। अब देखो भिन्न भिन्न श्रेणियां, तो अब अपने पास ये पता है कि तरंग दैर्घ्य निकालने का एक सूत्र पता है, क्या, लैम्डा 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, ये तरंग संख्या आ गई, और उससे तरंग दैर्घ्य। अब जब इलेक्ट्रॉन, एक होता है लाइमैन श्रेणी, है ना, तो लाइमैन श्रेणी पहली है, लाइमैन श्रेणी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, तो इसकी इनिशियल कक्षा हो जाएगी 1, इलेक्ट्रॉन कूदेगा 1 में, कहां से,
तो और एन फाइनल कहां से कूदेगा, 2 3 4 कुछ भी है ना, एन फाइनल है ना, का 2 से 3 से 4 से कहीं से भी कूदे, लेकिन कूदेगा किसमें, एन बराबर 1 में। तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा एन बराबर 1 में। तो अब देखो 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, और ये अनंत से 1 में ना, तो सीधे अनंत से 1 में। तो बोल तो ये सारी लाइनमैन श्रेणी हो गई। तो ये लाइनमैन श्रेणी है, ये लाइनमैन श्रेणी। तो जब जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कूदता है 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, तो ये बनती है लाइनमैन श्रेणी। अब जैसे ही 2 से 1 में कूदता है तो आपको पता है यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा निकलेगी, न्यूनतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तरंग देरी होगी अधिकतम। तो लाइनमैन श्रेणी में अधिकतम तरंग देरी पहली लाइन, तो इसको बोलते हैं लाइनमैन श्रेणी की प्रथम लाइन। तो प्रथम लाइन में ऊर्जा न्यूनतम व तरंग देरी अधिकतम निकलती है, ये प्रथम लाइन। फिर अनंत से 1 में कूदता है तो यहाँ पे ऊर्जा निकलती है अधिकतम और तरंग देरी निकलती है न्यूनतम। तो ये हो गया प्रथम लाइन लाइनमैन की, और ये हो गया अंतिम लाइन, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइनमैन मतलब अनंत से 1, प्रथम लाइन ऑफ लाइनमैन का मतलब, या प्रथम संख्या तरंग लाइन की लाइनमैन की 2 से 1। तो मैं बोलता हूं प्रथम लाइन में न्यूनतम ऊर्जा अधिकतम तरंग देरी निकलती है, और अंतिम लाइन में अधिकतम ऊर्जा व न्यूनतम तरंग देरी निकलती है, ये लाइनमैन श्रेणी। अब बामर में 2 में कूदता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, अनंत से 2। तो ये बनेगी बामर श्रेणी, बामर है ना, 2 में कूदेगा। तो लाइनमैन में 1 में कूदता है, ठीक है। तो लाइनमैन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 1 में कूदता है। तो देखो 1/λ मैक्सिमम कब निकलती है, जब R 1 कहां से कूदता है बेटा, 1 में कूदेगा, कहां से, 2 में से। तो अधिकतम तरंग देरी न्यूनतम ऊर्जा निकलती है, कितनी आ गई है, तो बोल दो ये आ गई बेटा R, और ये 4 लघुत्तम लिया तो 4 - 1 3/4, ये आ गया 3/4। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम कितना गया, तो अधिकतम तरंग देरी आ गई बेटा 4R/3, ये आ गई अधिकतम। तो लाइनमैन की अधिकतम ये हो गई, न्यूनतम है ना, ये लैम्डा न्यूनतम, है ना, और ये लैम्डा न्यूनतम 1/λ मिनिमम। तो मैं बोल दूं इसमें क्या आ जाएगा, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ अनंत का स्क्वायर, ये लास्ट लाइन लाइनमैन की। तो लैम्डा न्यूनतम मतलब अधिकतम ऊर्जा अनंत से 1 में कूदने पे, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा R। तो लैम्डा मिनिमम, ये सॉरी ये आ जाएगा 4/3, गलत लिख दिया, 3R नीचे, और यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना जाएगा, लैम्डा मिनिमम, ये यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना जाएगा 1/R ना, 1.09 के करीब बताइएगा, ये होता है 1.09 into 10⁻⁷ जो भी है ना, ये इसके आसपास होता है 1.09, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारी बुक में लिखा है वही लिख देता हूं मैं, है ना। आर का मान, रेडवर्क नियतांक का मान जो भी बता, ये जो लिखा हो, ठीक है, 911 से 1216। तो लाइनमैन की ये आएगी, है ना। तो लैम्डा लाइनमैन, ये लाइनमैन की जो लाइनमैन है ना, मैं बोल दूं ये कितना गया बेटा, है ना। तो अधिकतम तरंग देरी, न्यूनतम तरंग देरी कितनी आई, 1/R से कितनी आएगी 4/3R, और इसको हल करने पे कितना आता है, लैम्डा लाइनमैन, है ना। ये रफ है, लगभग रफ है बेटा, वो ये रफ है सब। तो आ जाएगा 1216, जो लिखा तेरे मॉड्यूल में लिखा वो लिख रहा हूं, 1216 एंगस्ट्रॉम से के बराबर या उससे कम, और ये आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा ये अलग अलग किताबों का हिसाब अलग अलग ये है, और ये 900, तो 1216 से 911, 911 से 1216, ये होती है बेटा पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में। तो जो लाइनमैन श्रेणी वो पराबैंगनी क्षेत्र में विद्यमान होती है, पराबैंगनी। तो लाइनमैन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु की लाइनमैन श्रेणी, लाइनमैन श्रेणी किसमें होती है, लाइनमैन श्रेणी पराबैंगनी, पराबैंगनी है ना, यूवी रीजन में विद्यमान होती है, विद्यमान होती है ना। तो लाइनमैन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में विद्यमान होती है, ठीक है। अब आ जाओ अमर के लिए, ये ध्यान रखना, पराबैंगनी क्षेत्र में विद्यमान होती है। हालांकि मैं इसकी रेंज भी बताऊंगा तुम्हारे को। अब
देखो बामर श्रेणी, सेकंड है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी किसको बोलते हैं बामर श्रेणी? तो इसमें n प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कूदेगा, कहां से? n फाइनल कहां से? 3 से 4 से 5 से अनंत से। किसमें कूदेगा? दूसरी कक्षा में। तो जब जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कूदता है तो बामर श्रेणी बनती है। अब देखो तो बामर में वही 1/λ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य या कम से कम ऊर्जा कब निकलेगी? तब जब इलेक्ट्रॉन 3 से उसमें कूदे। तो बोल दो ये 1/2 में कूदेगा, कहां से? 3 से। ये तब अधिकतम तरंग दैर्घ्य या कम से कम ऊर्जा निकलेगी। ये प्रथम लाइन, प्रथम लाइन, प्रथम लाइन। तो ये बामर की प्रथम लाइन जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। ये R 1/4 - 1/9। तो यहाँ ये लिख दो, चलो 1/4 - 1/9। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 36, 5/36, 5R 536। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो? 36/5R। R नीचे है ना, ये ऐसी लैम्डा न्यूनतम है ना, अंतिम लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। तो बामर की लास्ट लाइन देखो, यहाँ से बोल दो लैम्डा न्यूनतम, ये आ जाएगा R। और न्यूनतम तब आए तो दूसरी कक्षा में कूदे, कहां से? अनंत से। तो कितना आ जाएगा बोलो? तो ये R/4। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? उल्टा कर दो इसका, ये 1/λ मिनिमम तो 4/R। ये न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। तो देखो बामर का क्या हिसाब बना, बोल दो लैम्डा बामर कितना आ जाएगा? तो न्यूनतम है 4/R से 36 बटा, तो 4/R से 36/5R। ये बामर श्रेणी आ गई। 4/R से 36/5R, ये बामर श्रेणी। ठीक सा, इसको हल करने पे देखो कितना आ जाएगा? तो ये 3600 के करीब, 3646 एंगस्ट्रॉम है ना। ये रफ रेंज है बेटा, है ना, बिल्कुल इसको एग्जैक्ट मत गिनना, ये लिख जरूर रखें। से 3646 एंगस्ट्रॉम से 6563 एंगस्ट्रॉम। ये अब जो भी है अपने मुद्दे की बात ये हाइड्रोजन परमाणु जो बामर है, ये दृश्य 3500 से 7720, मतलब यूं समझ लो 300 से 720 के करीब दृश्य क्षेत्र नैनोमीटर में, या 3000 से 7200 तक नैनोमीटर, सॉरी एंगस्ट्रॉम में दृश्य क्षेत्र। तो मैं बोल दूं बामर श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में है ना, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में विद्यमान, विद्यमान रहती है, दृश्य क्षेत्र में विद्यमान रहती है। तो बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में विद्यमान रहती है, दृश्य। क्लियर है क्या? तो दृश्य क्षेत्र में विद्यमान रहती है, बिल्कुल ओके। तो ये लाइमेन, बामर, पाश्चन है ना, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें? 3 में गिरेगा। कहां से गिरेगा? फाइनल 4, 5, 6 अनंत, कहीं से भी गिरे 3 में गिरेगा। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन दृश्य क्षेत्र, सॉरी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, बामर दृश्य क्षेत्र में होती है, यानी कि बेनिया पिनाला कलर निकलेंगे, कभी लाल पीला नीला गुलाबी हरा नीला, ओके। पाश्चन्य श्रेणी तो 3 में गिरेगा है ना। तो इसमें देखो ये उस क्षेत्र में देख, ये पाश्चन्य 3 में गिरेगा, 4 से 3, 5 से 3, अनंत से 3, ठीक है। ये लाइमेन बामर पाश्चन्य, ठीक है, लाइमेन बामर पाश्चन्य। ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 में गिरेगा, यही बता देता हूँ, 4 में ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट। फिर पी फुंड यानी कि 5 में गिरेगा है ना, 5 में, 6 से अनंत से, ये 5 में पी फुंड, लाइमेन बामर पाश्चन्य ब्रैकेट और पी फुंड, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। 3 में कूदेगा, 4 से, 5 से, 6 से। तो देखो एक आता है 1/λ मैक्सिमम, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, न्यूनतम ऊर्जा कब? R। और कहां से कूदे? ए अधिकतम तरंग जब न्यूनतम ऊर्जा। तो मैं बोल दूं पाश्चन में 3 में कूदेगा, कहां से कूदेगा? 4 से कूद जाए तो ऊर्जा न्यूनतम निकलेगी। ये तो यहां से कितना आ जाएगा? R 1/9 माइनस 1/16। तो यहां से कितना आ जाएगा? R है ना, देखो कितना आ जाएगा हल करने पे,
पाश्चन 144/7 आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ से 7r/144 ये आया। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा? 144/7r। ये तो आ गया अधिकतम लैम्डा। ऐसे ही न्यूनतम, तो यहाँ पे मैं बोल दूं ये प्रथम लाइन हो गई, प्रथम लाइन। तो पाश्चन की प्रथम और ये लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। तो यहाँ से मैं बोल दूं 1/लैम्डा मिनिमम बराबर r, है ना, 1/3 में कूद जाएगा अनंत से। ये यहाँ से कितना जाएगा? r/9। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? ये जाएगा 9/r। 9/r, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से देखो पाश्चन का क्या होगा। अब ये पाश्चन और ब्रैकेट और फुंड, ए सुन मेरी बात, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो पाश्चन ब्रैकेट फुंड है ना, जो मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, इधर देख, ये सब आएंगे। इधर देखो पाश्चन है ना, लैम्डा पाश्चन, ठीक है। ये कितना आया अपना? 9/r से ज्यादा और 144/7r से कम। इसको हल करोगे तो ये आ रहा है बेटा, पाश्चन का क्या आ रहा है? 8204 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा और 18,753 एंगस्ट्रॉम से कम। देखो बेटा, अब मेरा है ना ये इस गाना, देखो अपन क्या इतना रटेंगे ना तो सारा भूल जाएंगे। तो मैं बोल दूं मुद्दे की बात, ये मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात। सर क्या है मुद्दे की बात? चाहे लैम्डा पाश्चन का हो, चाहे ब्रैकेट का हो आगे वाली सारी, और चाहे लैम्डा पी फुंड का हो, है ना, सबकी तरंग दे रही है। मैं बोल दूं 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा आ रही है, सबकी तरंग दे रही है। मुद्दे की बात ये 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा। ये देख, इसकी न्यूनतम भी 8000 थी, सबकी 7000 से ज्यादा आएगी। तो मैं बोल दूं 7000 से ज्यादा मतलब सारी अवरक्त क्षेत्र में। तो मैं बोल दूं तीनों तीनों कौन सी? पाश्चन, ब्रैकेट और प्रूवन, तीनों अवरक्त क्षेत्र में विद्यमान है। अवरक्त क्षेत्र में विद्यमान, अवरक्त क्षेत्र में विद्यमान है। तीनों अवरक्त क्षेत्र में, ब्रैकेट, पाश्चन, पीफुंड, तीनों अवरक्त क्षेत्र में विद्यमान है। क्लियर है क्या? ठीक सर, ये बात है। तो हमने जो सार था वो सीख लिया। अब देख बेटा, ये रटना नहीं है, पहली लाइन दूसरी, अपन लाइन निकाल लेंगे। 1/लैम्डा बराबर r 1/n1 n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में। बस ये याद है, ये तरंग संख्या। तो तरंग संख्या भी पूछते हैं, सब चीजें पूछते हैं। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ थोड़े क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हाँ देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, का स्थानांतरण होने से एक नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। नीले रंग का फोटोन उत्पन्न हुआ, फोटोन उत्सर्जित हुआ, फोटोन उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित हुआ। तो संभव स्थानांतरण होगा, संभव स्थानांतरण होगा। ए n बराबर 5 से 1, बी n बराबर 4 से 2, सी n बराबर 3 से 1, डी n बराबर 4 से 3, n बराबर 4 से 3। अब सुनना, ये जेई का क्वेश्चन है, हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, मैंने मेरे हिसाब से लिखा। अब आप ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी नहीं बताया। नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, अब दोनों ऊर्जाओं के बीच का अंतर, अब नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कितना था, उससे ऊर्जा अंतर निकलेगा, और उससे नहीं 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 नहीं, देखो इधर सुनना, हाइड्रोजन परमाणु में स्थानांतरण से नीला प्रकाश उत्पन्न, से नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होना, रंग का प्रकाश मतलब दृश्य, मतलब दृश्य तरंग, दृश्य प्रकाश। अरे बोलो, नीले रंग का प्रकाश मतलब दृश्य, और दृश्य प्रकाश आने का मतलब क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन परमाणु में स्थानांतरण से नीले रंग का प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश। अरे बोलो, और दृश्य तब निकलता जब मैं बोल दूं
जब मैं बोलूं तो दृश्य मतलब ब्राह्मण श्रेणी, अरे बोलो दृश्य मतलब ब्राह्मण श्रेणी, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में देख लो, ए लाइमैन किसमें थी और बामर किसमें थी देख ले। तो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी देख, तो लाइमैन तो थी अवरक्त में, सॉरी पराबैंगनी में, और ये देख बामर श्रेणी किसमें थी, बामर श्रेणी थी दृश्य में। अरे समझ में आई। तो जेई ने बड़ी जबरदस्त तरीके से बात काम में ली। तो बोल दू बामर श्रेणी होगी, और बामर का मतलब ये तो लाइमैन है, ए ये लाइमैन है, और ये पाश्चन है, ए पाश्चन, ठीक है, ये लाइमैन, लाइमैन की दूसरी लाइन है, पहली 2 से 1, दूसरी है 3 से 1, ये भी लाइमैन है। तो आंसर क्या हो गया, दूसरी, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि कक्षा 2 में गिरी, तो ये बामर। तो बामर श्रेणी ढूंढनी थी, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन परमाणु की बामर दृश्य होती है, तो वो दृश्य की कोई बात करेगा बामर। ओके चला गया जब। हाँ अब देख थोड़ा दिमाग, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण m बराबर 4 से 2 में होता है, तो नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो निम्न में से किस स्थानांतरण के लिए, किस स्थानांतरण, सब दिमाग वाले क्वेश्चन है, बिना के लिए हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा। किस स्थानांतरण के लिए हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा, ए n बराबर 5 से 2, बी n बराबर 3 से 1, सी n बराबर 3 से 2, डी n बराबर 5 से 2। अब सुनना ध्यान से, सॉरी 5 से 2 लिख दिया था, अब सुनना ध्यान से। अब देखो नीले रंग का प्रकाश पहले उत्पन्न हुआ, 4 से 2 में नीले रंग का प्रकाश हुआ, है ना। तो हम बोल दो नीले रंग के प्रकाश, ए लैम्डा नीला से लैम्डा हरा ज्यादा होता, ए तरंग दैर्घ्य हरे की ज्यादा होती है, चूंकि नीले से तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और हरे की तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो बोल दो हरे रंग की ऊर्जा, ए हरे रंग की ऊर्जा नीले से कम होगी, जितनी तरंग दैर्घ्य कम उतनी ऊर्जा ज्यादा, तो नीले की ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा होती है। तो हरे रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो हरे रंग की ऊर्जा कम होती है, नीले रंग की ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक सर। अब मैं बोल दूं मेरे को कम ऊर्जा का प्रकाश चाहिए, ए कम ऊर्जा, तो नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता था, हरे रंग का प्रकाश तो कम ऊर्जा। ठीक सर। और दृश्य कम ऊर्जा परंतु दृश्य, तो देखो, और हाइड्रोजन परमाणु में दृश्य में लाइमैन तो चलेगी नहीं, है ना, तो रहेगी बामरी, तीनों बामर है। अरे बोलो, तो ये बात तो तय है बामर। चलो एक यूं कर दो, यहां से 3 कर दो, इसको 3 कर दो, तो बोल तो 2 गए। ए इधर देख, ना पाश्चन चलेगी और ना लाइमैन चलेगी। लाइमैन होती है पराबैंगनी में और पाश्चन होती है अवरक्त में, बची ये 2, ये दोनों बामर, ये भी बामर, तो ये ठीक है बामर रहेगी। दृश्य चाहिए तो बामर रहेगी, बिल्कुल ओके। अब बामर में देखो एक कम ऊर्जा, तो मैं बोल दूं 4 से, इधर देख, 4 से 2 में जो ऊर्जा निकली है, तो 4 से 3 में कम ऊर्जा होगी, कम ऊर्जा, सॉरी 4 से 3 से 2 में, 3 से 2 में कम ऊर्जा होगी, और एक दिया शायद 5 से 2, ये ज्यादा ऊर्जा। अरे 4 से कूदा एक तो 2 में, 2 4 3, तो 4 से कूदा 2 में, तो ये हो गई कम ऊर्जा। 3 से 2 में कम ऊर्जा, और 5 से कूदा ज्यादा ऊर्जा, ये ई ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऊपर से कूदा, ए इससे तुलना करो, ये ज्यादा है और ये कम, तो कम ऊर्जा चाहिए, तो ये उत्तर हो गया कम ऊर्जा, ये हो गई ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, तो ये कम ऊर्जा। तो क्या मैं बोल दूं क्या, इसमें कम ऊर्जा निकलेगी 3 से 2 में,
तो उत्तर 3 से 2, क्योंकि हरे रंग में कम ऊर्जा है तो 3 से 2। तो दृश्य चाहिए इसलिए बामर होगा, तो बामर 2 बचे, उसमें कम ऊर्जा 3 से 2 में, 5 से 2 में ज्यादा ऊर्जा है। बामर तो है परंतु ज्यादा ऊर्जा है, मुझे हरा रंग का प्रकाश चाहिए मतलब कम ऊर्जा चाहिए, तो पूरा दिमाग से हो गया। ये सब बेटा क्लास है जेई के क्वेश्चन, ठीक सर। अब आ जाओ, अब तेरे नीट में जो क्वेश्चन पूछा, खूब क्वेश्चन आता है, अब जो बता रहा हूँ वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर देखो, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय तरंग की तरंग संख्या होगी, द्वितीय तरंग की तरंग संख्या होगी, है ना, तरंग संख्या ए r/4 बी, है ना, द्वितीय तरंग की तरंग संख्या होगी। सोलह बटा 3r सी 3r/16 डी 4/r, ये द्वितीय तरंग की तरंग संख्या बतानी, ठीक सर। आ जाओ हल करते हैं। अब देखो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा खूब पूछते नीट में, है ना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, द्वितीय लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बामर श्रेणी, व्हाट डू यू मीन बाय बामर? बामर श्रेणी, है ना, बामर श्रेणी मतलब गिरेगी 2 में, इलेक्ट्रॉन कूदेगा 2 में, ठीक सर। अब देखो प्रथम लाइन किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा 2 में, n = 2। प्रथम लाइन होती है 3 से 2 में कूदे, ये हो गई प्रथम, ये सिखाया था अभी। फिर 3 से 2 में कूदे, 4 से 2 में कूदे, ठीक है, ये हो गई द्वितीय लाइन, द्वितीय। फिर अनंत से कूदे 2 में, ये हो गई अंतिम लाइन, अंतिम लास्ट लाइन जिसको मैंने बोला था अंतिम। तो मेरे को चाहिए द्वितीय लाइन, यानी कि 4 से 2 में कूदे, ठीक है। तो बामर श्रेणी द्वितीय रेखा, द्वितीय लाइन मतलब n फाइनल = 4, n इनिशियल = 2। तो बामर मतलब 2 में कूदे और n फाइनल 4 से 2 में कूदे। आ जाओ भैया, तो क्या मैं बोल दूं 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये है। तो यहां से आ गया r 1/4 माइनस 1/16, ये आ गया लैम्डा, ये आ गया r 16 लघुत्तम लिया, 4 माइनस 1, तो यहां से तरंग संख्या ये बराबर आ गया r, और ये आ जाएगा 3r/16, 3r/16, ये हो गया तरंग संख्या। तरंग संख्या 1/λ को बोलते ध्यान, तरंग संख्या, है ना। 1 मीटर में तरंगों की संख्या, तरंग दे रही है 1/λ, तरंग दे रही है बटा 1 बटा तरंग दे रही है, ये तो कितना आ गया बेटा 3r/16 आंसर, 3r/16, ये तरंग संख्या। क्लियर है क्या? तो उत्सर्जित तरंग की तरंग संख्या ना, बोलो ये। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो और क्या पूछते हैं, ये भी नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब क्वेश्चन देख ले, एक्सरसाइज 2 उठा के देख लेना नीट की बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की खूब क्वेश्चन आए हैं, है ना। ये देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी की अंतिम रेखा व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य का अनुपात याद करो, की तरंग दैर्घ्य का अनुपात। उत्सर्जित प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का अनुपात। अब सुनना बेटा, पूरी कबड्डी गिरा दी, अनुपात, है ना, ए, है ना, ए, चार, बी 1/4, सी 1/4,
डी 1/3 ई नन। ठीक है, एक नन भी लिख देते ताकि कैलकुलेशन में से। हाँ अब आ जाओ। अब सुनना बेटा, पूरी कबड्डी है। जैसा कि हम जानते हैं, बोलो क्या जानते हो आप? जैसा तरंग दे रही पिक्चर में, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। ये है ना, 1 लैम्डा बराबर ये होता है। ठीक साहब, अब देखो, जैसे 1 लैम्डा है ना, तो बामर की कौन सी लाइन है बेटा? बामर की अंतिम रेखा, बामर की अंतिम रेखा। ए अंतिम रेखा किसको बोलता है? अनंत से अंतिम रेखा। मतलब मैं बोलता हूं एन फाइनल बराबर अनंत से कूदेगा, और कहां पे? एन इनिशियल बराबर 2 में। बामन मतलब 2 में कूदेगा, और अंतिम रेखा मतलब अनंत से कूदेगा। सब सिखा दिया अभी मैंने। तो ये आ गई अंतिम रेखा। तो अब देखो, तो मैं बोलता हूं लैम्डा बामर है ना, बामर अंतिम, बामर लास्ट, ये लास्ट लाइन इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 अनंत का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r/4। तो लैम्डा बामर अंतिम लास्ट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा? r/4, उल्टा करा तो 4/4 ये आ गया पहला। ठीक है ये। अब देखो लाइमैन की प्रथम लाइन, प्रथम रेखा। तो बोलो लाइमैन की प्रथम रेखा। तो लाइमैन मतलब क्या हो जाएगा? तो एन फाइनल मतलब प्रथम रेखा मतलब 2 से कूदे, और एन इनिशियल 1 में। लाइमैन मतलब 1 में कूदे, और प्रथम रेखा मतलब 1 ऊपर से, तो 2 से 1 में। ठीक साहब, तो 1/लैम्डा लाइमैन इसकी प्रथम रेखा, प्रथम बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा? r ये आ जाएगा 4 लघुत्तम दिया 3r/4 ये आ जाएगा 1 लैम्डा लाइमैन प्रथम। तो यहां से लैम्डा लाइमैन प्रथम कितना आ जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा 4/3r। ये लाइमैन की प्रथम आ गई और बामर की अंतिम आ गई। ठीक साहब, है ना? तो बामर की अंतिम और लाइमैन की प्रथम। तो बामर की अंतिम और लाइमैन की प्रथम। तो ये आ गया लैम्डा बामर, लैम्डा लाइमैन प्रथम अंतिम इज इक्वल टू, तो बामर की अंतिम ये आ गया 4/r, है ना? ये बामर की अंतिम। लाइमैन की प्रथम 4/3r। r से r गया, 4 से 4 गया, तो मैं बोल दूं ये आ गया 3, ये आ गया 3। तो मेरा उत्तर आ रहा बेटा 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, उत्तर आ रहा 3। सर समझ में आ गई? तो ये कबड्डी है, किसकी पहली किसकी है? तो पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी, अंतिम रेखा, सब समझ में आ गया। तरंग संख्या क्या होती समझ में आ गया, तरंग दैर्घ्य क्या होती समझ में आ गया। अब कई बार इसको कौन समय से जोड़ देते हैं, इधर देखो, कई बार इसको समय से जोड़ दिया जाता है। कैसे? आ जाओ, इसी को डिलीट करते हैं। चला, तब देखो, जैसे ये देखो, ठीक है? हाँ देखो, जैसे देते हैं हाइड्रोजन परमाणु में जब एक स्थिर है, लिखो एक स्थिर हाइड्रोजन परमाणु, लिखो एक स्थिर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वह बामर लाइमैन श्रेणी की द्वितीय रेखा के संगत आगे की ओर फोटोन, आगे की ओर एक फोटोन उत्सर्जित होता है, एक फोटोन उत्सर्जित होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिशिप्त संवेग बताइए होगा। प्रतिशिप्त समय मतलब पीछे की ओर संवेग होगा।
आगे की ओर फोटोन उत्सर्जित हो गया, पीछे की ओर संवेग क्या होगा, है ना। अब आ जाओ, है ना, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जा तो क्या मैं बोल दूं ये रहा स्थिर हाइड्रोजन परमाणु, ठीक साहब, है ना। और क्या लाइनमैन श्रेणी की द्वितीय रेखा, तो लाइनमैन मतलब एक में कूदेगा और द्वितीय रेखा मतलब दो नहीं तीन से, n बराबर दो नहीं n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन कूदेगा, तो n बराबर 3 से 1 में कूदेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा 3 से 1 में, और जैसे ही कूदेगा तो एक फोटोन बाहर जाएगा, ये यहां से देखिए, तो 3 से 1 में कूदा, फोटोन आगे गया, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु पीछे जाएगा, ये पूरा परमाणु पीछे जाएगा, ये तो ये बोल दो p प्रतिशत हो गया, ये संवेग इसका p प्रतिशत, प्रतिशत मतलब पीछे की ओर, ये प्रतिशत संवेग हो गया। अब इसका संवेग निकाल लो, इसका ये हो गया p फोटोन, ये फोटोन का संवेग हो गया, और जो होता है h बाई लैम्डा, अगर मुझे कहीं से इसका लैम्डा पता पड़ जाए तो मैं इसका संवेग बता दूंगा, और जो संवेग इसका होगा वो इसका होगा, क्योंकि देखो संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से मैं बोल दूं p प्रारंभिक बराबर p अंतिम, और प्रारंभिक संवेग 0 था, तो मैं बोल दूं अंतिम संवेग कितना होगा h बाई लैम्डा फोटोन का, फोटोन प्लस, है ना, ये प्लस p प्रतिशत, p परमाणु, ये है ना, ये आगे की ओर, ये मतलब ये सदिश रूप में है ना, तो मैं बोल दूं p प्रतिशत p परमाणु, p परमाणु बराबर माइनस ऑफ p फोटोन, p फोटोन, तो दोनों का योग 0 होगा, तो बोल दो ऋणात्मक, तो परमाणु का संवेग फोटोन का ऋणात्मक होगा, और मैं बोल दूं फोटोन का आगे तो p प्रतिशत मान बराबर होंगे, लिख दो p प्रतिशत का मान बराबर p फोटोन का मान के बराबर, ये दोनों का परिमाण समान होगा, बस दिशा पीछे होगी, फोटोन आगे जाएगा तो ये पीछे, ठीक साहब, और फोटोन का संवेग होता है h बाई लैम्डा, अब निकालना h बाई लैम्डा, तो यहां से देखो अब देखो h बाई लैम्डा, अब देखो लैम्डा है ना, फोटोन की तरंग दे रही, फोटोन उत्सर्जित, फोटोन उत्सर्जित फोटोन की लैम्डा, ऐसे बोलो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन a लाइनमैन की द्वितीय रेखा, और लाइनमैन की द्वितीय रेखा मतलब क्या हो गया n फाइनल, सॉरी हाँ n फाइनल बराबर 2 नहीं 3, पहली रेखा होगी 2 से 3 से n इनिशियल 1, तो 3 से 1, तो यहाँ से बोल दो 1 में कूदेगा 3 से, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 9 माइनस 1 8 r बटा 9, ये लैम्डा, तो लैम्डा तो बस 1 बाई लैम्डा, तो यहाँ से संवेग, इसी से संवेग लैम्डा मतलब संवेग h बाई लैम्डा बराबर बोल दो 8r अपॉन 9h, बस ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 8h4 बटा 9, ये उत्तर है, यही प्रतिशत संवेग होगा, तो कितना उत्तर आ गया बेटा 8h RH बटा 9, ये 8 बटा 9 8r बटा 9 तो आ गया, 1 बाई लैम्डा तरंग संख्या, उसका सूत्र याद है, इंटू h कर दिया, क्योंकि h बाई लैम्डा संवेग होता है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे, ये ऑप्शन दिए होंगे वैसे, A 8r बाई 9, B 8RH बाई 9, C 8r अपॉन 9h, D 9 बाई 8HR, सभी हाँ RH आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई। तो इस टाइप से लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन ये वो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको परमाणु संरचना में सारी बात, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा के सूत्र, गतिज ऊर्जा, इसी ऊर्जा कुल ऊर्जा में संबंध, उसके बाद आवर्तकाल, चुंबकीय आघूर्ण धारा, चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग कब बोहर मॉडल लगता है कब नहीं लगता है, हाइड्रोजन सदस्य परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए लगता है, फिर अपन ने देखा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, है ना, उत्तेजन अवस्था, बंधन ऊर्जा में और ऊर्जा में क्या अंतर है, समझ में आ गया। माइनस मतलब बंधन में माइनस हट जाता है, क्यों, क्योंकि बंधन का मतलब ही होता है कितने से बंधा हुआ है, फिर माइनस नहीं बोलते। आयनन ऊर्जा समझ में आ गई, हीलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा मैं नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, बोहर परमाणु का सूत्र नहीं लगेंगे। हाँ, द्वितीय आयनन ऊर्जा में निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा, बोहर मॉडल लग जाएगा। ऐसे ही एलआई की प्रथम व द्वितीय नहीं निकाल सकता, तृतीय निकाल सकता हूँ, क्योंकि एलआई में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उड़ जाएंगे, तो यस सर। फिर अपन ने देखा कि उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितनी भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य निकलती है, सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर तरंग संख्या निकाली,
फिर अपन लाइमैन बामर पाषाण देख लिया, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमैन पराबैंगनी में, बामर दृश्य में, और बाकी सब अवरक्त में विद्यमान होती। बहुत अच्छे से देखा, खूब क्वेश्चन करे, दिमाग लगाया। ठीक है, अब कुछ हाई फाई लेवल के क्वेश्चन और देखेंगे और इसका समापन समारोह अगले टर्न पे। बेटा कल अपन बात कर रहे थे ना, तो अपन ने तरंग संख्या वगैरह सारी बात देख ली। अब देखो है ना, कोणीय समय वगैरह से, सॉरी तरंग संख्या से अपन ने देख लिया प्रतिशत समय कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे एक मैंने बोला एक स्थिर पड़े, स्थिर रखे परमाणु, स्थिर रखे, स्थिर रखे फिक्स परमाणु, फिक्स परमाणु, फिक्स मतलब जो चलने के लिए स्वतंत्र ना हो, फिक्स परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से 1 में स्थानांतरण करता, मैं स्थानांतरण करता है, तो लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है, लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है जब यदि यही परमाणु गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति करने के लिए स्वतंत्र है, वह इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से 1 में स्थानांतरण करता है, तो लैम्डा डैश तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है, तो A लैम्डा डैश बराबर लैम्डा नॉट, B लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, C लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा नॉट, D कह नहीं सकते। ठीक है, ये कह नहीं सकते। तो थोड़ा सा अपन लेवल के क्वेश्चनों पे आने लगे, बेसिक सारी बातें हो गई, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते था। देखो बेटा, जब कोई सा भी परमाणु, हाइड्रोजन ये जो फिक्स है, फिक्स मतलब चल नहीं सकता, तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से 1 में कूदा, n बराबर 2 से 1 में, तो बोलते एक फोटोन आगे गया। इलेक्ट्रॉन जैसे n बराबर 2 से 1 में कूदा, तो मैं बोलता एक फोटोन आगे गया, और ये पीछे जाना चाहता पर जा नहीं पाया, तो बोलता सारी ऊर्जा जो अंतर की 10.2, जैसे हाइड्रोजन परमाणु देता हूं, है ना, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन परमाणु, H परमाणु, तो बोलता हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब दूसरी कक्षा से पहली में कूदता है, तो सारी ऊर्जा फोटोन 10.2 ले जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके संगत तरंग दैर्घ्य मान लो लैम्डा नॉट है इसकी, तो ये तो हो गया सारी ऊर्जा, मतलब लैम्डा नॉट उससे 10.2 ऊर्जा, Sc बाई लैम्डा नॉट बराबर 10.2 करोगे, है ना, तो फिर इसको जूल में कन्वर्ट करोगे, उस हिसाब से लैम्डा नॉट आएगा। अब जब स्वतंत्र है, ये देखो है ना, ये फ्री टू मूव है ना, फ्री टू मूव, स्वतंत्र, चलने के लिए स्वतंत्र, और इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में कूदता है, कहां कूदता है, 2 से 1 में, है ना, ये स्थिर है। तो मैं बोलता हूं प्रारंभिक समय 0 था, ठीक सा। अब क्या होगा बेटा, ये परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ गया, परमाणु जाएगा पीछे और फोटोन जाएगा आगे, ये हो गया लैम्डा डैश। अब मैं बोलता हूं ये पीछे जाएगा तो इसकी कुछ गतिज ऊर्जा होगी, के ही प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत, तो इसकी गतिज ऊर्जा पीछे की तरफ होगी, प्रतिशत गतिज ऊर्जा, और इसके पास समय होगा। तो क्या मैं बोलता हूं Sc बटा लैम्डा डैश प्लस के ही प्रतिशत मिला के 10.2 होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि 10.2 इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के होगी, और ये कुछ होगी, तो मैं बोल दूं क्या, फोटोन की ऊर्जा Hc अपॉन लैम्डा डैश लेस देन 10.2 होगी। सही बात है, थोड़ी कम हो जाएगी ऊर्जा, और अगर ये 10.2 से कम होगी, तो मैं बोल दूं ये पहले Hc बटा लैम्डा नॉट के बराबर थी। अरे बोलो, अरे वैसे ही सोच लेना, ऊर्जा अगर कम होगी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, तो लैम्डा डैश ज्यादा होगा। तो मैं बोलता घट गया,
तो यहाँ से लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होगा, थोड़ी ज्यादा तरंग दैर्घ्य का फोटोन निकलेगा। हाँ, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा कुछ कब हो जाएगी, 10 पॉइंट तो दोनों में बटेगी। कुछ ऊर्जा फोटोन ले जाएगा, कुछ प्रतिशत गतिज ऊर्जा होगी किसकी, परमाणु की। इस पर भी और क्वेश्चन करूंगा मैं। तो क्या मैं बोल दूं लैम्डा डैश बड़ा आएगा लैम्डा नॉट से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो जब स्वतंत्र है तो 10 पॉइंट तो दोनों में बटेगी। ठीक सर, अब आगे आओ, ये देखें, इस पर और क्वेश्चन बनता है। यदि एक हाइड्रोजन परमाणु जो कि स्थिर है परंतु गति के लिए स्वतंत्र है, जो कि स्थिर है परंतु गति के लिए स्वतंत्र है, से एक मैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन जो कि स्थिर है परंतु गति के लिए स्वतंत्र में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से लैम्डा नॉट तरंग दैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है ना। परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु जिसका द्रव्यमान भी दिया, द्रव्यमान m है, ठीक है, होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त वेग बताइए, वेग बताइए। ठीक है, अब सुनना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं बेटा, ठीक है, अब हल करता हूं। तो प्रतिशत वेग बताइए, तो मैं बोलता हूं ये हाइड्रोजन परमाणु है बेटा, और हाइड्रोजन परमाणु तो ये पीछे जाएगा, ये पहले स्थिर था, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में था, जो भी था ऊपर कक्षा में था, अरे मुझे नहीं पता ऊपर किसी कक्षा में था, ये किसी कक्षा में था इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां कूदा, जो भी कहीं से कहीं पे भी कूदा, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका m द्रव्यमान था, प्रारंभिक संवेग 0 था, फिर क्या हुआ, तो ये हाइड्रोजन परमाणु पीछे गया v वेग से और फोटोन गया आगे, अभी बताया था ना, ये लैम्डा नॉट से फोटोन आगे जा रहा है, दिया हुआ, और ये पीछे की तरफ वेग है, प्रतिक्षिप्त वेग है, वो बताना है मुझे भी, और इसका m द्रव्यमान है, ठीक है सर। तो मैं बोल दूं सम्यक संरक्षण से, सम्यक संरक्षण से P इनिशियल बराबर P फाइनल, ठीक है, और ये P इनिशियल 0 है। अब देखो m भी संवेग जो भी वेग है प्लस h बाई लैम्डा, है ना, आई के अब लिख रहा हूं आगे वाली, है ना, ये यहां से h बाई लैम्डा, फोटोन का संवेग h बाई लैम्डा नोट कर दो, ये लैम्डा नोट है ना, आगे वाली डायरेक्शन को आई के अब लिख दिया मैंने, है ना, आई के, है ना, फोटोन भी संवेग सदिश राशि है। तो यहाँ से v बराबर कितना जाएगा, माइनस h अपॉन m लैम्डा नोट, m लैम्डा नोट आई के, बिल्कुल सही बात है, माइनस ना, ये अब प्रतिशत वेग पूछा, तो प्रतिशत में अपने आप माइनस आ गया, प्रतिशत मतलब पीछे की ओर वेग, तो प्रतिशत वेग, अगर 4 ऑप्शन दे रहे हैं प्लस माइनस, प्रतिशत में माइनस अपने आप आ गया, जैसे बंधन ऊर्जा में अपने आप माइनस आ जाता है, तो ऊर्जा ही लिखते हैं प्रतिशत वेग h अपॉन m लैम्डा नोट, h अपॉन m लैम्डा नोट, ये दिस इज आंसर, बिल्कुल हो गया, ये क्लियर है क्या सर, समझ में गया। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन, ठीक साहब। अब देखो ये हो गया। अब देखो थोड़ा और हाई लेवल की बात करूं मैं, तो देखो कई बार क्या होता है, चीजें बदलती जाती है। अब जो बच्चे क्या होता है, त्रिज्या वेग ऊर्जा के सूत्र रट रट के चले जाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बदलता है देखना, थोड़ा लेवल, ये जेई लेवल आएगा सर, IIT जेई लेवल, थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करोगे तो अपने को IIT जेई, ठीक है। आ जाओ, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने मान से, जो भी मान उसका है, अपने मान से जो भी हम लेते हैं से दुगुना होता, जैसे अब मर्जी से क्वेश्चन बना, दुगुना होता, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने मान से दुगुना होता, तो हाइड्रोजन परमाणु, मैं जा रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा
त्रिज्या का मान होगा। अब देखो, वैसे अगर मैंने प्रथम कक्षा की त्रिज्या पूछ लिया तो सूत्र मेरा 0.529 n स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। अब बच्चे क्या रट के तो चला जाता है। अब उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल दिया। अब जिसको डेरिवेशन नहीं पता है, देखो अब आप क्या सोचते हो, r बराबर ये जो 0.529 जिसका मान था एंगस्ट्रॉम में, उसको उस पूरी क्वांटिटी को आप रख सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, कैसे आया था ये पता होना चाहिए। तो देखो होगा ए, है ना, 4 ऑप्शन दिए। 0.529 को मैं 5.3 लिख रहा हूँ, 5.3 एंगस्ट्रॉम। बी 1.06 एंगस्ट्रॉम डबल इसका। सी इसका आधा कर दो, है ना, 0.2 कितना आ जाएगा इसका आधा, 265 एंगस्ट्रॉम ये आएगा लगभग। ठीक है, ठीक है। और डी नन, है ना, एक नन भी लिख दो, क्या पता मेरे से कैलकुलेट। हाँ अब आ जाओ। अब देखो बेटा, जो लोग सूत्र रट के गए थे वो सब बर्बाद हो गए। तो सर अब देखो बेसिक से याद करो सूत्र कैसे आया था। तो एक इक्वेशन थी mvr बराबर nh/2 याद है, कोणीय समेत बोहर ने जब सूत्र की व्युत्पत्ति, देख ले वीडियो नंबर 1 सब दे, mvr बराबर nh/2 याद है। v और r दो अननोन थे, इसमें से एक गायब, तो मेरे को r चाहिए तो v गायब करना। ठीक सर, ये समीकरण नंबर 1। अच्छा एक याद है mv स्क्वायर बटा r, बाहर वाला बल बराबर अंदर वाला k jd e, इस k में लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए k को लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k jd e, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये r कट गया, इस r को इधर लाया तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर r इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ गया v स्क्वायर वाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ आया और कहीं नहीं है। ठीक है, अब जा जाओ। अब मुझे r चाहिए, तो मैं बोल दूं समीकरण 1 का स्क्वायर करके, देखो इक्वेशन 1 का वर्ग करो। सर क्यों कर रहे हो वर्ग? ताकि v स्क्वायर बन के कट जाए बटा समीकरण 2। समीकरण 1 का वर्ग कर और इसमें 2 का भाग लगा दे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा m स्क्वायर r स्क्वायर, चलो पूरा लिख दो, v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ये m v स्क्वायर r इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करा तो n स्क्वायर, हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर, और अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक 4 पाई कट गया, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट रहने दो। मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को तो m पे ध्यान देना और v स्क्वायर कट गया और r पे ध्यान देना। एक r कट गया, एक m कट गया, तो मैं बोल दूं r बराबर आ गया बेटा 1/m, नीचे आ जाएगा ये m और r बचा तो m नीचे आ गया और बाकी सब ये नहीं था, मेरे को इनसे मतलब ही नहीं है। ये n स्क्वायर आ गया, ये z आ गया, ये तो मुझे पता ही है n स्क्वायर बाई z होता, और ये सब कचरा, n स्क्वायर अलग हो गया, z अलग हो गया, ये सब कचरा, मेरे को इसका मतलब नहीं है ना। मेरे को तो वो जो कांस्टेंट आता था उसमें से मेरा ये m नीचे आता है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा, ये देख लिया m जा कर रहा है, तो जब डेरिवेशन करा तो मेरे को बेसिक पता होना चाहिए डेरिवेशन इन दो समीकरणों से होता है। बोहर ने 2 बातें बोली, बाहर वाला बल बराबर अंदर वाला बल तो होता ही है, एक वो कक्षा स्थायी होती है जहां कोणीय संवेग mvr h/2 का पूर्ण गुणज होता है। इसके बारे में डी ब्रोगली ने भी प्रूव करा था कि ये बात सही है, ये बताऊंगा कैसे प्रूव करा था। ये वाला स्टेटमेंट डी ब्रोगली ने भी अपना प्रूव कर दिया था, बता दूंगा। तो मैं बोल दूं m नीचे है, तो मैं बोल दूं r व्युत्क्रमानुपाती, फाइनली r व्युत्क्रमानुपाती m, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m डैश दुगुना कर दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दुगुना हो जाए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो r नोट, जिसको बोलते थे अपन, या a नोट r नोट, वो जो नियतांक था a नोट, है ना, जो बोहर त्रिज्या, तो बोहर त्रिज्या ए नोट, बोहर त्रिज्या, इसको बोहर त्रिज्या नाम देते, बोहर त्रिज्या ए नोट आधी हो जाएगी, ए नोट आधी, क्योंकि नीचे ना आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, तो ये ए डैश बराबर ए नोट बटा 2, और ये आ जाएगा 0.53, 529 बटा 2, ये आ जाएगा 0.265 एंगस्ट्रॉम। क्या करिए, आंसर क्या गया 0.265 की आंसर। तो बोहर त्रिज्या जो है उसकी आधी हो जाएगी, तो बोहर त्रिज्या का मान जो है उसका आधा हो जाएगा। सब समझ में आती? तो ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और देख अच्छे क्वेश्चनों में, और देख तो चीजें कैसे बदल दी जाती है ना, और देख, है ना, ये देखता तेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन ले लेता हूं।
चलो पढ़ा ही लेते हैं। यदि यदि केंद्र अंदर वाला, यदि यदि इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में स्थितिज ऊर्जा है ना, बल नहीं दिया, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इधर देखना हो, सूत्र है ना, इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में स्थित ऊर्जा सूत्र U बराबर, अब ये बदल दी मैंने, U बराबर माइनस K बाई आर, आर स्क्वायर कर दो, K बाई आर स्क्वायर द्वारा दी जाए व क्वांटाइजेशन या वह बोहर मॉडल वैलिड हो, बोहर अभिधारणा, क्या थी, बोहर अभिधारणा वैलिड हो, लागू हो, तो त्रिज्या n पर है ना, पर कक्षा की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करेगी, A R समानुपाती n की का 0, B R समानुपाती n, C R व्युत्क्रमानुपाती n, D नन, है ना, एक नन भी ले लेते क्योंकि, ठीक है। अब देखो इस बार दुनिया बदल दी, क्या सूत्र भी अब उन्होंने खुद ने बनवा लिया, सॉल्यूशन आ जाओ। तो क्या मैं बोलता हूँ, बल याद है, F बराबर माइनस डी यू बटा डी एक्स होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। तो पहले तो स्थितिज ऊर्जा से बल निकालो कि आकर्षण का बल कितना लग रहा है, तो देखो बल कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा F बराबर माइनस डी बटा डी आर, यू का मान रखो, और यू का मान आ जाएगा माइनस K बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा डी बाई डी आर, थोड़ा सा जल्दी मत करो, K अपॉन आर स्क्वायर या K आर की पावर -2 है ना, इसको ऊपर ले गया और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब करो अवकलन, तो मैं यहां से जब अवकलन करता हूं अब, तो F बराबर आ जाएगा बेटा -2K अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। देखो कैसे, ये घात आगे ले ली -2, तो -2K और आर की घात -3, घात 1 कम हो गई, ठीक सा, ये बल हो गया। अब मैं बोल दूं बोहर अभिधारणा से तो बोहर अभिधारणा जब लगूंगा तो बाहर वाला बल बराबर अंदर वाला बल, तो 2K अपॉन आर क्यूब, माइनस मतलब आकर्षण का बल, 2K अपॉन आर क्यूब, बाहर की तरफ बल बराबर mv स्क्वायर बटा आर, एक तो ये हो गया। अब यहां से देखो आर एक तरफ कर दो तो ये आर कट गया, तो यहां से आ जाएगा 2K, मेरा काम करने का तरीका, ये K नियतांक 2C कर दो, उस K में 1/4 अरे यार ये कोई नियतांक है यार, C है ना, या C कर दे बेटा, वो K में क्या तुम 4/0 लिख दोगे, वो कोई नियतांक बता रहा हूं मैं, तो C। ये तो यहां से आ जाएगा 2C इज इक्वल टू m v स्क्वायर आर स्क्वायर, समीकरण 1। और दूसरी क्या आ जाएगी, mvr बराबर इधर तक nh/2 इज इक्वल टू mvr, ये vr एक तरफ लिख दिया मैंने, ये आ गया, यस 2, बोलो दोनों एक ही बन गए, रुक जा, यहां से अपने को लेना है आर क्यूब कर दो इसको। ए बेटा इधर देख, थोड़ा क्वेश्चन में फेर बदल, क्योंकि अब अपन ने खुद ने बनाया ना, ये तो आर ही उठ रहा है, वो सी अपॉन आर, एक आर क्यूब कर दो, ये आर क्यूब कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है, आर क्यूब कर दे, ये आर की पावर -3 कर दे, तो आ जाएगा -3C आर की पावर 4, 3C आर की पावर 4, आर क्यूब, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इन दोनों में से मुझे आर निकालना है और एन पे किस प्रकार से निर्भर करता है ये देखना है, तो क्या मैं कर दूं, इधर देखना, समीकरण 2 का स्क्वायर, सर क्यों कर रहे हो, वी गायब करना, 2 अननोन वी गायब,
समीकरण 2 का स्क्वायर कितना, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 का स्क्वायर, समीकरण 1 क्योंकि 1 में आर क्यूब आ रहा है बटा समीकरण 2 का स्क्वायर, समीकरण 2 का वर्ग। ठीक साहब, 2 का वर्ग करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाए तो समीकरण 1 है ना, 1 में कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर आर क्यूब है ना अपॉन इसका वर्ग एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2c अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई ऊपर चला गया 2 पाई। ये ठीक साहब, ये m गया ठीक है, v स्क्वायर गया ठीक है, r स्क्वायर गया ठीक है, तो यहाँ से r बराबर कितना गया, 1 m आ गया, तो m 2mc 2c m अपॉन h है ना, और ये 2 पाई 4 पाई c m 4 पाई c m अपॉन h है ना, ये m इधर से भेज दिया मैंने, ये n तो उड़ गया, n है ही नहीं, तो क्या बोल दूं n है ही नहीं, ठीक है z ये वाला, तो मैं बोल दूं r बराबर नहीं है था क्या, अरे देखो तुम्हारे सामने n उड़ गया, n है ही नहीं, समीकरण 2 का स्क्वायर तो कर दिया था, अरे यार भाग ही नहीं लगाया हमने, 2 का स्क्वायर का करा मैंने, स्क्वायर करना था ना, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये n स्क्वायर कर वापस, ये समीकरण क्या कर रहे हो सर आप, समीकरण 1 ये रही ठीक है, तसल्ली से 1 समीकरण 1 इधर वाला पोर्शन, समीकरण 2 का स्क्वायर ठीक है, इधर स्क्वायर नहीं करा मैंने, यह करना था 4 पाई स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे नीचे आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, 2c तो था ही n स्क्वायर h स्क्वायर। चलो अब आओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन या r अपॉन r बाई m इधर बचा, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिख लिया, 8 पाई स्क्वायर c अपॉन h स्क्वायर, और इधर आएगा n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ ये आया था कितना, r अपॉन m, वो वापस लिख रहा हूं, यहां आ गया था कितना, 8 पाई स्क्वायर c अपॉन n स्क्वायर h, ठीक है, ये आया, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ गया, तो क्या मैं बोल दूं r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आया, इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर हो गया, क्योंकि मैंने r प्रोपोर्शनल टू n दिया था, प्रोपोर्शनल टू n की पावर 0 दिया था, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n दिया था, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज, तो अपने जो 4 ऑप्शन थे उसमें नन ऑफ दीज। तो कई बार वो क्या करेंगे बेटा, आपको बोहर मॉडल के को चेक करेंगे, बच्चा रट के तो नहीं आया तो वो ऊर्जा दे देंगे, तो ऊर्जा से, तो मुद्दे की बात क्या है, जब कभी ऊर्जा देगा, ए मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार, जब कभी, कहानी का सार क्या बेटा, जब कभी u दे तो f माइनस डी बाई डी एक्स से निकाल लेना, बस फिर बोहर मॉडल आ जाएगा, डी बाई डी एक्स डी बाई डी आर, समझना। तो ये कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, तो इसमें कुछ भी देगा तो अवकलन कर दो तो उससे f निकल जाएगा, ठीक सर, और अभिकेंद्री बल बराबर अभिकेंद्री बल कर दो तो उससे आपका एक समीकरण और दूसरा mvr बराबर एन एच। सर आप कुछ कह रहे थे, देखो अब देखो डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली द्वारा सत्यापन कैसे होगा, देखो डी ब्रोगली द्वारा बोहर अभिधारणा की व्याख्या, बोहर की कोणीय संवेग के क्वांटीकृत होने की अभिधारणा डी ब्रोगली द्वारा बोहर के कोणीय संवेग के क्वांटीकृत होने की अभिधारणा, ठीक है। अब देखो ये कक्षा, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, याद है बोहर ने बोला कुछ कक्षाएं स्थायी होती है, जो भी कक्षा है जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बेटा अब अपने के दिमाग में एक बात आती है, ये अचानक से एक अजीब सी बात कैसे बोल दी बोहर ने, नहीं बेटा ये तो सुनना, याद आपको डी ब्रोगली ने बोला था अगर लाइट कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार कर सकती है, पहले लाइट की तरंग प्रकृति है, कणीय प्रकृति भी हो सकती है, तो फिर तो कण भी तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए, तो है ना, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार कण की तरंग प्रकृति, कण की तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है, बिल्कुल होती है, हर कण की तरंग प्रकृति होती है, जिसकी तरंग दे रही है बोलो, जिसकी तरंग दे रही है लैम्डा बराबर h/m भी होती है,
जिसकी तरंग दे रही है लैम्डा बराबर h बाई एम बी होती है, बोलो h अपॉन पी, h बाई एम बी, ठीक है। अब देखो वो कक्षाएं जिनकी लंबाई वो कक्षाएं जिनकी लंबाई ये वो कक्षाएं जिनकी लंबाई येलो कलर से बना, वो कक्षाएं जिनकी लंबाई मतलब परिधि, वो कक्षाएं जिनकी लंबाई ऐसी हो कि इलेक्ट्रॉन जो तरंग प्रकृति बनाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य पूरी पूरी आए, वे कक्षाएं जिनकी लंबाई ऐसी हो कि इलेक्ट्रॉन की पूरी तरंग दैर्घ्य की इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जस्टिफाइड हो वे स्थायी होती है। सर जस्टिफाइड हो का क्या मतलब? स्थायी होती है मतलब जहां 2 पाई आर इस लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, वे कक्षा है जिनकी लंबाई ऐसी हो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो, की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो, तो वे कक्षा है जो पूर्ण गुणज हो, तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो, मतलब 2 पाई आर बराबर NH अपॉन 2 n इंटू लैम्डा हो, मतलब पूर्ण गुणज हो, वे स्थायी कक्षा है। चाहे n कक्षा की संख्या, जैसे तीसरी कक्षा तो उसकी जो तरंग प्रकृति उसकी 3 तरंग दैर्घ्य आ जाएगी तीसरी कक्षा में, ठीक साहब। अब देखो h का मान रखो, सॉरी लैम्डा का मान रखो, तो लैम्डा होता है h अपॉन mv, है ना, ये बोला था। तो वे कक्षाएं जिनकी लंबाई जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य आ जाए वो स्थायी कक्षा होती है। ये एक तरंग आ गई, देखो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पूरी, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पूरी तरंग है। तो 5 कक्षा बनी, ठीक साहब। तो जो कक्षा उतनी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, ठीक साहब। अब देखो यहां से देखो ये एम बी उधर भेजो तो यहां से आ गया एम वी आर, ये इधर भेजा, और ये आ गया एन और ये h अपॉन 2 पाई, देख लो ये h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एम वी आर h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज मिल गया। और समझा कि ये आ गया बोहर मॉडल। तो बोहर ने ये बात बोली थी और उसकी डी ब्रोगली की उससे सत्यापन हो गया, तो डी ब्रोगली ने उसका सत्यापन कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी वो कक्षा जिनकी लंबाई में पूरी तरंग दैर्घ्य आ जाए, मतलब लैम्डा का पूर्ण गुणज हो जाए, तो वो कक्षा स्थायी होनी चाहिए। और बिल्कुल वास्तव में दोनों बातें मैच कर गई, ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चन, तो ये सत्यापन हो गया है ना, बोहर की बातों का सत्यापन कर दिया डी ब्रोगली ने, ठीक है। यदि हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी परमाणु, यदि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की लंबाई का परिमाप, की कक्षा की लंबाई x है, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी ए x b 3x c x बटा 3 d x बटा 6। अब यार एक बात बता, अभी समझाया मैंने, तीसरी कक्षा है ना, तीसरी कक्षा ये n बराबर 3 है, तो बोल दो इलेक्ट्रॉन की 3 पूरी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, 1 2 और 3 पूरी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, 1 है ना, ये यहां से स्टार्ट हुई है, ये 2 और ये 3, ये तो क्या मैं बोल दूं x बराबर 3 लैम्डा हो गया, तो यहां से लैम्डा बराबर आ गया x बाई 3। अब जिसको समझ है, जिसने ढंग से देखा है कि बोहर ने क्या बोला था और डी ब्रोगली ने क्या बोला था, वो इक्वेशन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की पूरी और तीसरी कक्षा में 3 तरंग दैर्घ्य आएगी, वो ध्यान से समझ देख, परिधि की लंबाई तीसरी कक्षा है तो 3 लैम्डा जाएंगे, तो लैम्डा बराबर 2 पाई r बाई n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उस पे क्वेश्चन बन गया, बेहतरीन क्वेश्चन x बाई 3।
बिल्कुल सही बात है। 1/3 कक्षा की जो लंबाई है उसका 1/3 एक वेवलेंथ बनाएगा, क्योंकि तीसरी कक्षा में 3 तरंग देरी आ जाएगी पूरी पूरी। सर ये तो बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। अब देखो जिसको बेसिक सेंस नहीं है, आज जो भी क्वेश्चन करा वो सब बेसिक से होंगे। अगर आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर है इसका परमाणु संरचना का, तो ही क्वेश्चन होंगे। ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल दिया है ना, ऊर्जा का सूत्र बदल दिया, तो फोर्स बल बदल गया, सब रट रट के जाते हैं जे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो, एक उससे जोड़ देते हैं, किससे? फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव से। सुनना देखो बेटा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे क्या होता है 3500, कई किताबों में 3200 है ना। अपन एक काम करते, थोड़ा सेफर साइड में जाने के लिए 3000 से लिख देता हूं मैं। ये बेटा किसी में 3200 एंगस्ट्रॉम, किसी में 3500 लिखी होती है ना। 3000 से 3200, चलो 3200 एंगस्ट्रॉम या अपने 3500 लिख दे, चल कुछ भी लिख दे। 3500 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम या 7200 एंगस्ट्रॉम, 720, अलग अलग किताबों में अलग अलग है। को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र ये वो किरणें हैं जो हमारे को देखने में मदद करती है। कई किताबों में 3000 भी लिखा होता है, कहीं में यहाँ पे 720 या 7200, जो भी वोटेवर है। विपगी और बैंगनी आप इनाला, इधर से बैंगनी और इधर से लाल कलर आ जाता है। अब देखो ये ऊर्जा अगर आप देखोगे ना बेटा, है ना 3500 7000, तो मैं अगर इसका हिसाब किताब बनाऊंगा ना बेटा, तो जैसे मान लो मैं इसमें भाग लगाता हूँ ना 12400 में। देखो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस अपन एक रफ काम कर रहे हैं, है ना। तो 12400 मैं तुम्हारे सामने भाग लगा रहा हूँ, किसका? 7000 का। तो ये आ गया 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.78 एंगस्ट्रॉम, ठीक साहब, या 1.8 एंगस्ट्रॉम के करीब। ठीक है, ठीक है। और इधर भाग लगाता हूँ किसका? 3500 का। 12400 में 3500 का भाग लगाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उड़ जाएगा। ये आ गया 3 साढ़े 3 इलेक्ट्रॉन, साढ़े 3 इलेक्ट्रॉन, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1.8 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ऊर्जा ही है। तो इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। इसके इधर तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो याद है अवरक्त क्षेत्र, यूवी रीजन आ जाता है। या बोलते बेटा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इधर देख थोड़ा सा सेव करने के लिए तुम्हारे को, ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इधर, है ना, और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इधर, इसको बोलते हैं यूवी रीजन, है ना, अवरक्त। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ऊर्जा वाले को आप बोल सकते हो पराबैंगनी किरणें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक 3200 के आसपास आ जाते हैं अपन, है ना, 3200 के आसपास आ जाते हैं अपन। 3100 का भाग लगाऊंगा 4 आ जाएगा, तो मैंने सेव कर दिया तेरे को, 3000 के आसपास ही ले ली मैंने। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना एज पे कोई नहीं पूछ रहा तेरे से। तो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब तो होता है दृश्य क्षेत्र, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है पराबैंगनी क्षेत्र। और यहां आ जाता है बेटा एक्सरे, और इधर आ जाता है गामा रे, है ना। एक्सरे चलता है बेटा 100 से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, है ना। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है, 100 से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 100 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये चलती गामा। और इसके बाद आ जाती है गामा रेस, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है। एक रफ रेंज है, आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आप एक्सरे बोलना चालू कर सकते हो। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आप ये बोल सकते हो 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो किलो में जाने लग जाती है। ये एक रफ रेंज है बेटा, इसमें कोई वो गारंटेड वो नहीं है, ठीक है। ये एक रेंज आप लिख सकते हो। वापिस बोल रहा हूँ बेटा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ मैं। 1.8 यानी कि लगभग 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूं समझ लो 1.5 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में विजिबल, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कौन सी? यूवी रे, क्योंकि अभी किलो में नहीं गई यूवी किरणें, पराबैंगनी, है ना, पराबैंगनी, पराबैंगनी, ये ध्यान रखना बेटा। और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद अब किलो में जाने लग गई। 100 के बाद जैसे 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 0.2 2 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर एक्सरे चालू हो जाती है। ये कहां तक चलेगी? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, समझ गए। उसके बाद आ जाती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये यूं समझ लो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, तो मेगा में चला गया ना, तो वो गामा रेज होती है, ठीक है। ये नाभिकों में न्यूक्लियन के संक्रमण से उत्पन्न होती है। एक्सरे अपन अभी पढ़ेंगे अगला चैप्टर, उसमें कैसे बनती है कि एक्सरे ट्यूब में बनाता हूं, ठीक सर ये बात आपने क्यों बताई, अभी बताता हूं। क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। 2 लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन और समापन समारोह कर देंगे इस चैप्टर का। मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ढूंढ लेंगे अभी, है ना। एक क्वेश्चन कर ही दूंगा, आगे तक ये रहा, मिल गया एग्जाम्पल, है ना। ये आया हुआ है बेटा तेरे AIPMT 2007 में, AIPMT 2007 मॉड्यूल में देख लेना, 2007 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन बताता हूँ, 2007 में 2008, सॉरी 2008। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक धातु का, थोड़ा
प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु संरचना, एक धातु का कार्यफलन फाई बराबर कितना दिया, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वह आपतित प्रकाश पुंज से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधी विभव 5 वोल्ट है ना, निरोधी विभव 5 वोल्ट है, ये है ना, ये दिया हुआ। तो फोटोन, तो आपतित फोटोन किस क्षेत्र में विद्यमान होंगे, किस क्षेत्र मतलब वही रीजन में विद्यमान होंगे। ए एक्सरे, बी गामा रे, सी पराबैंगनी, डी अवरक्त। ये ऑप्शन है, आगे पीछे हो सकता है, मैंने बोले हिसाब से। अब आ जाओ सॉल्यूशन देख बेटा, सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देख, फोटोन की ऊर्जा E बराबर, फोटोन की ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर, मैं बोल दूं फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, और ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है इसी को तो रोकने के लिए कार्य वो निरोधी विभव परिभाषित होता है। ये निरोधी विभव इंटू ई, याद है, विभव इंटू आवेश, ये होता है कार्य रोकने के लिए। ई माइनस वाई सब पता है तेरे को, अब मैं ज्यादा रामायण नहीं दूंगा। तो यहां से देखो कार्यफलन का मान कितना दिया, कार्यफलन क्या है, निरोधी विभव का मान कितना दिया, 5 वोल्ट। तो बोल दो यहाँ आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू फोटोन की ऊर्जा निकालनी है माइनस कार्यफलन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इसको उधर भेजो तो आ जाएगा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा गई 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो देख बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ये 4 से बहुत ज्यादा है और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो मैं बोल दूं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये मैं बोल दूं ऊर्जा ये है पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र। सर कैसे पता पड़ा पराबैंगनी क्षेत्र, तो मैं बोल दूं क्योंकि ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ये पराबैंगनी क्षेत्र था, ये पराबैंगनी बिल्कुल, ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये पराबैंगनी क्षेत्र है, ये पराबैंगनी। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रकार ये, अब देखो और देख और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इधर देख। यदि ये सब एग्जाम के, यदि हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन पर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराया जाए, फोटोन गिराया जाए, तो इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में संक्रमण करने पर उत्पन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्ध्यों की संख्या होगी A 3, B 6, C 10, D नन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, इधर देखो। अब देखो आपने क्या 12.75, अब जिन बच्चों को ये नहीं पता 12.75 से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, देख मैंने तेरे को सारी ऊर्जा याद कराई थी, याद कर बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये होती है -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। याद है 10.2 में 1 ऊपर जाता है, 12.1 में 2 ऊपर जाता है और 12.75 में 3 ऊपर जाता है। देख ले बेटा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके देख ले, इन दोनों का अंतर 12.75 आएगा, करके देख ले, मैंने तो करके देख लिया। तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से 1, 2, 3, 4, तो मैं बोल दूं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा
ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 4 में संक्रमण करेगा, मैं संक्रमण, तो बोल दू फाइनल स्टेज हो गई 4। अब वो 4 से नीचे कूदेगा, और 4 से नीचे कूदने के तरीके कितने यूं गिन ले, 4 से नीचे 3, फिर 3 से नीचे 2, तो 3 और 2 5, फिर 2 से नीचे 1, 5 और 1 6 तरंग देरी आएगी, तो 6 उत्तर हो गया। ये तो गिन के कर दिया, और सूत्र से करना है, तो मैं बोल दूं संख्या बराबर कितनी होती है तरंग देरी, लैम्डा की संख्या बराबर n माइनस 1/2, रखो 4, तो यहाँ से 4 माइनस 1/2, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 6, आंसर खत्म। तो 6 भिन्न भिन्न तरंग देरी है। तो आपको ये ऊर्जाएं याद रखनी है हर कक्षा की, नहीं तो अभी बहुत कैलकुलेशन हो जाती, जिनको ऊर्जाएं याद नहीं और बात हो जाएंगे, एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखो। ये मेरी तरफ से परमाणु संरचना 100% कंप्लीट हो गया, और भारी क्वेश्चन आते रहेंगे, अपन करते रहेंगे। अगला चैप्टर बात करेंगे एक्सरे की।